नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में मेरे सहयोगी मनोज पांडे और द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने महाधिवेशन के जरिए संगठन विस्तार का खाका खींच दिया है। पड़ोसी राज्य बिहार सहित अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की भी एक तरीके से घोषणा कर दी है। साथ ही साथ दिल्ली और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भी संगठन को खड़ा करने की और झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहचान दिलाने की बात कही गई है। महाधिवेशन में 16 प्रस्ताव जो है पारित किए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं, खास करके वक्फ कानून के खिलाफ जो संकल्प लाए गए हैं और परिसीमन के विरोध में जिस तरीके से बातें कही गई है, इससे स्पष्ट हो गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महाधिवेशन के पहले ही दिन यह ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के साथ जो है आने वाले समय में और जो रिश्ते हैं पहले से कठोर होंगे। क्या कुछ महाधिवेशन का मैसेज है और कल जो कि आखिरी दिन है, 2 दिनों का यह महाधिवेशन बुलाया गया है। पहले दिन संपन्न होने के बाद जो है आज चूंकि सिर्फ राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया और कल संगठन विस्तार की घोषणा भी होने की संभावना है। तो ऐसे में क्या कुछ सवाल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मन में क्या कुछ चल रहा है और साथ ही साथ जो राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक मुद्दा है स्थानीयता का, पहचान का, उसको लेकर के भी एक पहल जो है नए सिरे से महाधिवेशन में लाए गए प्रस्ताव में दिखाई पड़ रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि खतियान ही जो है आधार हो सकता है। क्या कुछ सवाल हैं जो निकल रहा है, जो कि आपको जानना समझना जरूरी है। इस लाइव डिस्कशन में हम लोग वही बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल सर आप ही से है। सबसे पहले तो दर्शकों को आप ये बताइए कि जो कुल 16 प्रस्ताव लाए गए हैं, जो पारित करा लिए गए हैं, वो कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि सीधे जो है अगर वो उस पर राज्य सरकार काम करती है तो जनता को जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऐसे तो 16 प्रस्ताव हैं, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखिएगा तो 3-4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो यहाँ की जनता को सीधे प्रभावित करती है। पहला जो आप बता रहे थे, जो 1932 के खतियान को ही स्थानीयता का आधार मानने की जगह इस प्रस्ताव में खतियान को स्थानीयता का प्रभाव मतलब स्थानीयता का आधार मानने की बात कही गई है। क्या लिखा गया है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मसला है। देखिए, इसमें तो सीधा लिखा गया है जो खतियान आधारित पहचान को ही स्थानीय पहचान प्रदान करते हुए जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों में 100% आरक्षण जिला संवर्ग में लागू हो और तृतीय श्रेणी के पद जैसे शिक्षक, परिचारिका, गैर तकनीकी पद आरक्षियों को जिला संवर्ग में 100% आरक्षण के साथ नियुक्ति प्रदान की जाए। दरअसल ये पहले ये कहा जाता रहा है कि जो 1932 का जिसके पास खतियान है वही झारखंड का स्थानीय है, लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है जिसके पास खतियान है उसको नौकरी मिले। हाँ, एक चीज बहुत जोर दिया गया है, जो जैसे शिक्षक, आरक्षी, इस तरह के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पद है। मान लीजिए रांची में अगर सिपाही की नियुक्ति होती है, शिक्षक की नियुक्ति होती है, तो उसी जिले के जो स्थानीय हैं जिनके पास उस जिला का खतियान है उसी का 100% नौकरी हो, एक रिजर्वेशन मिले उन्हें। हाँ, उन्हें रिजर्वेशन मिले। एक और भी नई बात है और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, चूंकि जमीन से जुड़ा हुआ है जी। उसमें कहा गया है कि जो मूलवादी आदिवासी की जमीन का अस्थायी पट्टा उपलब्ध कराने की दिशा में पार्टी को प्रयास करना चाहिए। अब ये विषय ये है कि पहले जिन मतलब काश्तकारों को पट्टा नहीं मिला, मतलब जमीन वही जोत रहे हैं, कोड़ रहे हैं, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन आधिकारिक रूप से पट्टा नहीं मिला है, उनको हम जमीन का पट्टा दिलाएंगे और इसके लिए कहा गया है कि लैंड रेस्टोरेशन कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। तो ये एक दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और तो ये जो भूमि वापसी आयोग एक तरीके से होगा ना, ये बनेगा भूमि वापसी आयोग, तो ये मतलब कैसे काम करेगा, क्या इसको भी एक्सप्लेन किया गया है?
अभी तो उसमें बहुत एक्सप्लेन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है कि जैसे उसके लिए संविधान एवं काश्तकारी अधिनियम के तहत कारगर कानून को प्रतिष्ठित कर जोत कोड़ कर रहे आदिवासी मूलवासियों को अस्थायी स्वामित्व प्रदान करे। मतलब देखिए, जो समझ में आ रहा है इस विषय से, जो गुरुजी जिस समय संथाल के इलाके में आदिवासियों को जमीन की वापसी का लड़ाई लड़े, और लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने जो वहाँ पर आदिवासियों को या जो गरीबों का जमीन वापस कराया, तो जमीन तो उन्होंने वापस करा दिया, लेकिन उनको उसका अस्थाई पट्टा नहीं मिला। तो यह आयोग जो है ऐसे लोगों को अस्थाई पट्टा दिलाने की कोशिश करेगा। तो ये बड़ी बातचीत हाँ, है और इसके अलावे और जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो वक्फ जो अधिनियम है, उसका पार्टी ने क्लियर कट कहा है कि हम इस पर दो हाथ करेंगे केंद्र सरकार के साथ। उसी तरह परसीमन पर भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग है कि हम परसीमन को मतलब लागू नहीं, मतलब जो वर्तमान स्वरूप में परसीमन का जो नियमावली दिख रही है, जो चाहे जिस स्वरूप में परसीमन करने की बात कही जा रही है, उस स्वरूप में हम परसीमन को यहाँ लागू नहीं होने देंगे। ये हर तरह के परिसीमन का विरोध करेंगे, ये लाइन लिख दी है। मतलब किसी भी तरीके से परिसीमन लागू नहीं होने देंगे स्टेट में, ऐसा नहीं। इनके तरीके से जो होगा, हाँ, जैसे दक्षिण मौजूदा स्वरूप को वो नहीं माने। जैसे दक्षिण के राज्य बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ परसीमन होगा तो हमारी सीट की जो संख्या घटेगी उसको हम नहीं मानेंगे। हम जनसंख्या को घटाए हैं, तो हम जनसंख्या घटाए हैं तो इसका मतलब ये अच्छा काम किए हैं देश हित में, तो मेरा सीट क्यों घट जाएगा। उसी तरह ये लोग भी जो परसीमन का जो शर्त है, परसीमन का जो रूपरेखा बनाया गया है, उससे अगर आदिवासी का सीट घट जाएगा तो इसको हम किसी कीमत पर नहीं मानने देंगे। लेकिन आदिवासी का सीट नहीं घटेगा, और जो वर्तमान सीटों की संख्या लोकसभा और विधानसभा में है वो नहीं घटेगा, तब इसका थोड़ा ये विरोध करेंगे। हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे आपसे, फिर आएंगे आपके पास लौटेंगे। पांडे जी, महाधिवेशन में एक तरीके से जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है, एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का संकल्प है। पहला सवाल आपसे है कि एक तरीके से यह मैसेजिंग है इस राजनीतिक संकल्प में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है एकला चलो की राह पे भी जो है फ्यूचर में बढ़ेगी, उस तरीके का भी संकल्प दिखाई पड़ता है। आखिरी जो 4-5 लाइनें जो है इस, हाँ बिल्कुल, उसमें सीधा लिखा गया है कि हमारा सिर्फ ना ही विस्तार होगा, विस्तार तो बताया है कि अमुक जहाँ जहाँ ट्राइबल समाज है, चाहे जम्मू कश्मीर, गुजरात में भी लोग बोलते हैं 12-13% ट्राइबल है, वहाँ भी बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ आसपास के जो राज्य हैं जहाँ था पहले से संगठन, वहाँ भी बढ़ेंगे। इनके अलावा एक संगठन को इतना सशक्त करेंगे, उसमें दिया हुआ है कि अकेला मतलब एकदम पे सरकार, मतलब एकला चलो की राह पर जेएमएम आगे कदम बढ़ाएगी, और सिर्फ विधानसभा में ही नहीं लोकसभा में भी, ताकि केंद्र की सरकार पर सीधा हस्तक्षेप हो। तो हस्तक्षेप कैसे होगा? 14 अगर मान लीजिए अभी का ही माने तो 14 अकेला, ये एक सीधा सीधी निर्णय। मतलब अगर पार्टी के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे पांडे जी, तो वो तो एक तरीके से बढ़िया ही संकल्प है कि भाई आप कैसे अपने आप को मजबूत किया जाए। हाँ, पार्टियां तो हमेशा संकल्प जो लेती है वो ठीक है, और पार्टी के संगठन के विस्तार के लिहाज से ठीक है, लेकिन अब पार्टी का ये जो संकल्प है इसके लिए कई निर्णय लेने होंगे जमीन पर, और वो निर्णय जो है जो यहाँ पे उनके सहयोगी दल हैं उनको पीड़ा पहुंचा सकती है। जैसे सामान्य तौर पे मूर्खुआ भाषा में समझिए कि जहां आज कांग्रेस और आरजेडी और माले का विधायक है, वहां भी जेएमएम का संगठन सक्रिय होकर काम करेगा। तो अब जाहिर सी बात है इनका संगठन इनके पार्टी के हिसाब से चलेगा, तो वहां उनको दिक्कत होगी, तो समन्वय बनाने में कष्ट होगा। लेकिन बिना अगर संगठन वहां अपने हिसाब से काम किए, पार्टी का तो विचारधारा मजबूत होगा नहीं, समर्थकों की संख्या बढ़ेगी नहीं। तो इस लिहाज से इसको देखा जाना चाहिए। एक नाम भी एक तरीके से दिया गया है हेमंत सोरेन को, और लौह युवा का दर्जा एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं स्टेट के, उनको दिया गया है। मैं पढ़ करके ही बकायदा बता देता हूँ। ये दरअसल 5 साल जो, हाँ, इसमें बकायदा लिखा गया है कि 5 माह के कठिन कारावास ने श्री हेमंत सोरेन को तपाकर
लौह युवा के तौर पर गढ़ा है। लौह पुरुष सरदार पटेल को माना जाता है बड़ा आदर से, सत्कार से। अब हेमंत सोरेन को यह लौह युवा बोल रहे हैं, और साथ ही साथ 56 सीट का भी जिक्र हो रहा है, 56 इंच का भी जिक्र हुआ है इसमें। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस कैसे देखा जाना चाहिए। अब ये है कि जेएमएम जितना टूटना था या कमजोर करने की कोशिश थी भाजपा की, वो करके थक गए। अब जो खरा जो लौह युवा आया है, वो पार्टी के मूल सिद्धांत विचारों से कोई समझौता नहीं करने जा रहा है। ऐसा एक युवा मिला है जो हेमंत सोरेन के तौर पे मिला है, और पार्टी के वो फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। इसीलिए उनको लौह युवा शब्द से जो है नवाजा गया है कि पार्टी के अंदर लौह युवा पैदा हुआ। जो तमाम संघर्ष माना जा रहा था यही कि इतने संघर्ष है कि पार्टी कई सिद्धांतों पे मतलब समझौता कर लेगी या टूट जाएगी, तो उसमें ना कोई टूटा ना बिखरा। इस वजह से हेमंत सोरेन को ये शब्द से नवाजा गया है। अब हम लोग लौटते हैं फिर से मुद्दों पे जिस पे बातचीत हुई है। वक्फ कानून को लेकर के आप देखिए कि पूरे देश भर में सियासत हो रही है, और खास करके झारखंड में कल जिस तरीके से आपने इंटरव्यू भी किया था मंत्री हफीजुल हसन का, और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर लिया था कि आज वो संकल्प लेकर के आएंगे इस कानून के खिलाफ। आज फिर से जो है इस राजनीतिक प्रस्ताव में पारित कर दिया गया कि वो वक्फ के खिलाफ रहेंगे। तो क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग है, या फिर स्टेट के पास कोई आपको दिखता है कि अधिकार भी है कि आप केंद्र के कानून को जो है आप नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे? नहीं, देखिए, एक है कि ये जो संशोधन किया गया है ये संविधान के अनुकूल संशोधन है, ये संविधान के विपरीत संशोधन है। इसको लेकर मामला कोर्ट में है, कांग्रेस गई है, एआईएम गया है। अब वहां से अगर ये हो जाता है कि नहीं ये संविधान के विपरीत है संशोधन, तब तो वो बिल ही खारिज हो जाएगा, कानून। अगर कोर्ट ने कह दिया कि भाई नहीं ये संविधान के अनुकूल ही संशोधन किया गया है, तो अब उसके बाद राज्य सरकारों के पास जो नया बनेगा बिल, उसके तहत गठन करना होगा अपने यहाँ का वक्फ बोर्ड। ये मजबूरी है, इस बात को समझिए। लेकिन जेएमएम का तर्क ये है, चूंकि लैंड राज्य की प्रॉपर्टी है, लैंड से संबंधित लॉ एंड ऑर्डर राज्य की प्रॉपर्टी है, तो जब हम इस कानून में स्टेक होल्डर हैं और बिना मुझसे कोई कन्वर्सेशन किए, बिना राज्यों का सुझाव लिए, बिना किसी संगठन के मांग पर यह संशोधन किया गया है, इसलिए हम इस संशोधन को अस्वीकार करेंगे। तो राज्य का इसमें सहमति कैसे नहीं है? ये जो सांसद 14 जीत के गए हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो तो राज्य के सहमति या असहमति उन्होंने दर्ज कराई है। उसका देखिए, उसका राज्य की सहमति के मामले में अलग अलग संविधान के अनुच्छेद में विषय दिए गए हैं। कुछ ऐसे विषय दिए गए हैं जिसमें राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। जैसे जीएसटी का मामला आप देखे होंगे, जब जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया था तो संविधान की वो मतलब ऐसी सूची में था जिसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने पर ही वो कानून नहीं बनता। देश के आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी थी। अब वक्फ में देश के आधे से अधिक राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं थी, इसलिए केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, संशोधन कर दिया है। एक जो मैंने आपसे दोपहर में इसके बारे में जानकारी भी ली थी, आपने कहा कि वक्फ जो है वो संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, और जो विषय समवर्ती सूची में आता है उसको लेकर के केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो अब तो केंद्र ने कानून बना लिया, तो क्या अलग से राज्य कानून बना सकता है, या फिर जब दोनों कानून बना रहे हैं तो केंद्र का ही कानून लागू होगा? नहीं, एकदम क्लियर है। जैसे कुछ समवर्ती सूची का मतलब है जो ऐसा विषय जिस पर केंद्र भी कोई कानून बनाए और राज्य भी कोई कानून बनाए। लेकिन जब केंद्र सरकार कानून अगर बना देती है तो राज्य सरकार का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा और केंद्रीय कानून ही लागू होगा। मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है? अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो उसका स्ट्रक्चर और ढांचा तैयार होगा, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रशासनिक इन्वॉल्वमेंट होगा, वहीं तक स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका रहेगी। मान लीजिए
वक्फ बोर्ड जो राज्य स्तर पर बनेगा और उसका जो एक प्रशासनिक स्वरूप होगा, उसमें होगा कि राज्य के 2 अधिकारी होंगे, एक अल्पसंख्यक होंगे, एक गैर अल्पसंख्यक होंगे, तो वो उस मनोनयन में राज्य सरकार की भूमिका हो सकती होगी। कि आप किनको रखेंगे, ये इनको रखेंगे, कहाँ रखेंगे, नहीं रखेंगे, कौन कितने होंगे, उनकी क्या भूमिका होगा, यही तक। लेकिन आप सीधा, अब जहाँ तक इस प्रस्ताव में भी कहा गया है कि ये संविधान के अनुच्छेद इतना का उल्लंघन है या संविधान के विपरीत है, अल्पसंख्यक समाज के विपरीत है, तो इसके लिए जो अभी पांडे जी बता रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, और सुप्रीम कोर्ट अब दूध का दूध पानी करेगा जो ये सही में संशोधन संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है। मतलब कुल मिलाकर के यही बात है कि अगर आप इसके खिलाफ हैं तो या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद सुप्रीम कोर्ट जाए, या फिर चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए। बगैर सुप्रीम कोर्ट गए हुए तो यही माना जाएगा कि सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ अभी पॉलिटिकल मतलब मैसेजिंग है, पॉलिटिकल एक आभा मंडल तैयार करना है। अपना जो कोई भी पार्टी होती है वो अपने मतदाताओं को एकजुट रखने के लिए उसके पक्ष में खड़ा होने का दिखावा तो करती ही है, जबकि सारे लोग ये जानते हैं जो इसका तकनीकी पक्ष ये है और हम सिर्फ विरोध करके इसको विरोध नहीं कर सकते हैं, लागू हमको करना बाध्यकारी होगा। नहीं अगर लागू सरकार करेगी तो यही तो केंद्र सरकार चाहती है, जो आप संविधान के विपरीत चलिए 356 लागू करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। अगर इस तरह का स्थिति उत्पन्न होगा तो वही ना संवैधानिक संकट पैदा होता है, और उस परिस्थिति में केंद्र के ताकत बढ़ती है, वो राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश क्या देता है। अब पहले भी हुआ है, साहवानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, बाद में चल के संसद से कानून को ही बदल दिया गया। तो वो सब जो हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही मतलब फैसला ही अब अंतिम निर्णय होगा। मतलब सर जो बता रहे हैं और जो कानून जो बोलता है, संविधान जो बोलता है, उसके अनुसार आप एक ही विकल्प है सुप्रीम कोर्ट, जैसा क्या बोल रहे थे कि कांग्रेस और एआईएमआईएम जो है पहले जा चुकी है। हाँ बिल्कुल, उनका तर्क ये है कि ये हमारा निजी विषय है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारी मान्यता और आस्था से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर ये बोर्ड गवर्न होता है। वक्फ मतलब क्या? अल्लाह के नाम। तो कोई वक्फ किया, लेकिन केंद्र सरकार का ये तर्क है कि ये आपकी धार्मिक भावना और इससे नहीं जुड़ा है, ये मैटर सिर्फ प्रॉपर्टी से जुड़ा है। हम किसी के राइट, रिचुअल्स या मतलब तरीके में कोई परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। ये बोर्ड का काम ये है कि जो संपत्ति हुई है वक्फ के नाम, वो उसका देखभाल करना। इसलिए ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है, और इसमें हमने किसी को कहीं भी ऐसा नहीं किया है कि किसी की धार्मिक भावना को आहत किया है। अब यही दोनों बात विषय जाएगा वहां पर सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट को अब ये देखना है कि संविधान क्या कहता है और संविधान की सही व्याख्या क्या है। जिस व्याख्या को बीजेपी ने आधार बना के संशोधन कर दिया, क्या वो व्याख्या ही गलत है? अगर वो व्याख्या गलत होगा तो ये कानून निरस्त हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के तर्कों से, सरकार के, केंद्र की सरकार के तर्कों से संतुष्ट होगी तो ये उनको हरी झंडी मिलेगी, तब ये कानून लागू हो जाएगा। मतलब पूर्ण रूपेण, मतलब उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। अभी क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्यों है हड़बड़ी भाई, एकदम डे टू डे सुनवाई कर। तो इस तर्क को इन लोगों ने सेटिस्फाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने तैयार कर लिया, इसकी अब जल्द सुनवाई होगी। परिसीमन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। परिसीमन को लेकर के पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान आते रहा, और एक बयान यह भी आया था पांडे जी कि स्टालिन जो बैठक कर रहे हैं, जो उन्होंने बैठक की महीने भर पहले, उसमें मुख्यमंत्री जाएंगे, चूंकि परिसीमन के खिलाफ ही पूरी बैठक होनी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस बैठक में नहीं जा पाए। आज जो है राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर लिया गया है। तो ये मैंने पूछा भी सुप्रियो भट्टाचार्य जो पार्टी के नेता है, वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ यही एक आधार नहीं है हमारा कि आदिवासी सीटें कम हो जाएंगी अगर परिसीमन होता है, तो जो 2008 का जो स्वरूप था उसके मुताबिक। वो बोल रहे हैं कि हम लार्ज एस्पेक्ट पे सोच रहे हैं और हम लोग अभी आगे इसकी रणनीति बनाएंगे। देखिए,
ये सब परिसीमन पे लिखा गया और लास्ट में लिख दिया गया हम किसी भी तरह के परिसीमन का विरोध करते हैं। तो अब जब कल तक जो जेएमएम कह रहा था कि नहीं पॉपुलेशन कैन नॉट बी मतलब एक आधार नहीं हो सकता, जो साउथ का बोल रहा है, तो सिर्फ वो नहीं, यहाँ पे सीधा लिखा गया हम किसी भी तरह के परिसीमन का विरोध करते हैं। अब वो परिसीमन कोई भी होगा, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ आदिवासियों की सीट घटेगी। तो इसमें पहले भूमिका बांधी गई है कि संघ द्वारा अर्थात केंद्र सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार कब्जा कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करना चाहती है। भाजपा की मंशा देश में असमानता को बढ़ावा देते हुए सांप्रदायिक विवेश को ज्यादा ताकतवर कर स्वेच्छाचारिता की ओर भाषण को अग्रसित करना है। इसी क्रम में निर्वाचन मंडल के एकता को तोड़ते हुए परिसीमन तथा ताना बाना बुना जा रहा है ताकि देश की भाषा अल्पसंख्यक एसटी एवं अनुसूचित जाति के संवैधानिक प्रतिनिधित्व पर हमला कर उसे कम किया जा सके और उनके अधिकारों की कटौती की जा सके। वर्तमान परिसीमन संवैधानिक तौर पर भी गलत है क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 80-81 के विरुद्ध है, जिसमें स्पष्ट लोकसभा और राज्यसभा की संख्या निश्चित की गई है। हम किसी भी तरह के परिसीमन का विरोध करते हैं। दरअसल ये जो संविधान का अनुच्छेद 80 और 81 कहा जा रहा है, ये दरअसल ये है कि परिसीमन की तो इजाजत दे दी गई है, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज कितने होंगे उसको एक फिक्स कर दिया गया है, संविधान ने फिक्स किया है। ये इनका जो अनुच्छेद 80 और 81 के हैं। तो अभी जो परिसीमन होगा उसमें वो संख्या माना जा रहा है कि 500 से बढ़ के 800 हो जाएगा। ठीक है, तो वो संविधान का ये करे कि इस धारा के विपरीत होगा। मैं कहता हूं कि जैसे ही राष्ट्रपति अनुमोदन करेगी, परिसीमन आयोग का गठन करेगी, उस समय केंद्र सरकार संविधान की ये अनुच्छेद को हटा देगी, संशोधन कर देगी, जो लिमिट है उसको बढ़ा देगी। नहीं, वो तो ठीक है, वो केंद्र सरकार क्या करेगी वो तो उस वक्त जब स्पष्ट होगा। अभी तो फिलहाल जो जेएमएम का जो आधार है वो अनुच्छेद 80 और 81 है, जिसको आधार बना करके झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कह रहा है कि हम किसी भी तरीके के परिसीमन का विरोध करेंगे। ये जो सवाल जो बना हुआ था कि क्या सिर्फ ट्राइबल सीटों के कम होने की वजह से ही यह विरोध है, तो हो सकता है कि सिर्फ एक आदिवासी का एक ठप्पा पार्टी पे सिर्फ नहीं लग जाए, उसके पीछे का भी यह एक लाइन खींच रहे हैं कि नहीं भाई हम हर तरीके का परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी सीटें कम हो रही हैं, मतलब जो ट्राइबल सीटें हैं वो कम हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, यही विषय ही है। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी है तो सबको समेट के चलना है। अब जैसे एसटी की सीट घटेगी तो एससी का सीट बढ़ने जा रहा है, जो स्वरूप बन रहा है 2008 का जो ये था। हाँ ये था, या अभी भी जो बनेगा, चूंकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर वो परिसीमन होगा तो एससी की सीट बढ़ेगी। तो एक सवाल उठेगा ना, जो आपका एसटी सीट घट रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं, आज जिस एससी का जो सीट बढ़ रहा है तो उसके अधिकार पर क्यों आप खलल डाल रहे हैं, उसके साथ तो अन्याय कर रहे हैं। तो इसलिए एक लाइन दे के जो मतलब, लेकिन मूल भावना यही है। और जो एसटी सीटें घटेंगी उसका जेएमएम जबरदस्त विरोध करेगा। लेकिन एक ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं, अगर संविधान का जो वो दुहाई दे रहे हैं 80 और 81 का, अगर उसको अक्षुण्ण भी रखा जाएगा तो रिफॉर्मेशन होगा। अगर 81 के 81 ही विधायक रहे झारखंड में, अगर संविधान का जो ये दुहाई दे रहे हैं कि भाई लोग 81 ही रखिए, 81, लेकिन अगर परिसीमन ये होता है कि तो जगह अगर बदल दिया जाए तो ये भी एक आधार है कि भाई हम वो भी नहीं करने देंगे कि कांके का कुछ हिस्सा जो है रांची में आ जाए और रांची का कुछ हिस्सा कांके में चला जाए। तो एक नया विधानसभा बनेगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ विधानसभा तो वही रह जाएगा, तो वो कानून के दायरे में आ जाएगा। तो अभी तक जितनी बार देश में परिसीमन हुआ है, झारखंड उससे एक, जब झारखंड का गठन हो गया उस समय एक परिसीमन आया 8 में, उससे आच्छादित नहीं हुआ, इसको बाहर रखा गया, मणिपुरों को बाहर रखा गया तमाम। लेकिन हर बार अगर एक को आधार बनाया जाए तो वही कहा जा रहा है कि क्या ये सब स्टेट देश के से बाहर हैं क्या। तो इस वजह से इन लोगों ने कहा है कि भाई हम पूरी तरीके से जो है इसका विरोध करेंगे।
इसके अलावा जिस तरीके से इनका जो पुराना रहा है मांग कि भाई सरना धर्म कोड और जातिगत ओबीसी मतलब आरक्षण का बढ़ाना 70% तक ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसमें तो बाकायदा बातचीत है ना कि अनुसूचित जनजाति को 28%, हाँ। अनुसूचित जाति को 14% और अति पिछड़ा वर्ग को जो है 27%, ओबीसी को क्या तो आरक्षण आप जोड़ लीजिए तो 8 4 12 और 7 19, तो ये हो जाएगा 3 4 और 2 6 68 69% के आसपास आ जाएगा। और 10% ईडब्ल्यूएस। तो ये जो इनके अलावा है, एक सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति परिषद की घटना, तो क्षेत्रीय भाषा का डेफिनेशन करना होगा कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा कौन, और इसी भाषा का आंदोलन लेकर जो बंधु तिर्की जब शिक्षा मंत्री थे और मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री थे, रीजनल लैंग्वेजेस को यहाँ पे बताया गया था कि ये अमुक रीजनल लैंग्वेजेस है। अब उसी का विरोध करके जयराम महतो की पार्टी इतना अपना व्यापक उसको क्या कहते हैं, आधार को हाँ जनाधार बढ़ाया और पहचान दी। तो अब परिषद का जब गठन होगा तो उसको व्याख्या किया जाएगा कि कैसे क्या परिषद कभी व्याख्या नहीं कर सकता। सरकार परिषद को बताएगी कि आपका काम क्या है, संस्कृति को बढ़ावा देना और रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दे। वो मैं वही बोल रहा हूँ कि उस समय सरकार शायद बताएगी। हाँ, सरकार उस समय अगर करेगी तो ये एक सरकार के लिए टफ काम जेएमएम ने दिया है। एक आखिरी सर, लाइव चूंकि लंबा हो रहा है, मुझे लगता है कि ये जो 100% रिजर्वेशन की जो बात कही जा रही है, जिसमें हम लोग खतियान आधारित पहचान का जिक्र हम लोगों ने पहले किया भी, आपने पूरा पढ़ा भी था, लेकिन इस पे हम लोग एक मुझे लगता है कि बातचीत करनी चाहिए कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में जो 100% रिजर्वेशन की बात, मुझे याद है कि जब नियोजन नीति, स्थानीय नीति लाया गया था और चलते सत्र में उस समय बगोदर से विधायक थे विनोद सिंह, और उन्होंने एक संशोधन लाया और चलते सत्र के दौरान ही जो है उस संशोधन को एक्सेप्ट किया गया और बोला गया कि नियोजन नीति में इसको स्थानीय नीति से नियोजन को जोड़ दिया जाए और तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में 100% जो है रिजर्वेशन दिया जाए यहाँ के लोगों को। उस वक्त किया गया, विधानसभा से पारित करा करके जो है राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन राज्यपाल ने उसको लौटाया और किन किन वजहों से लौटाया ये भी मेंशन किया, मतलब उसको लेकर के बहुत बवाल मचा, उसको खारिज कर दिया गया एक तरीके से कि आप 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। अब इस बार जो है 100, उस समय जो 100% रिजर्वेशन की बात थी वो ऑल ओवर स्टेट में एक साथ की बात कही गई थी। अब जो ये जिला संवर्ग करके और जिला स्तर पे ये आरक्षण की, हाँ 2 तरीके का बहाल, तो ये कैसे काम करेगा, और क्या जब जिला स्तर पे अगर ये आरक्षण देते हैं 100% तो क्या वो लागू हो पाएगा? नहीं, सोनी कुमारी का मामला देख ले, ये इस मामले में सरकार एक बार हार चुकी है, हाई कोर्ट से भी हारी और सुप्रीम कोर्ट से भी हारी। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है किसी भी तरह का रिजर्वेशन 100% नहीं कर सकते, चाहे वो जिला रोस्टर पे बहाली निकाले या राज्य स्तर पे। इसमें ये रेखांकित करने की कोशिश की गई है कि जिला संवर्ग के 3rd और 4th ग्रेड का, यहाँ पे भी तकनीकी पेच है, तकनीकी नहीं, जेएमएम के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। कई जिलों में ओबीसी का आरक्षण 0 है, ठीक है, 7 से अधिक जिले हैं जहां पे ओबीसी का जिला में अगर आप देखेंगे तो आरक्षण 0 है। पहले अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो वहां अगर वैकेंसी भी निकलती है, मान लीजिए सरकार कहेगी कि हम 100%, हालांकि ये लीगली राइट नहीं होगा, अगर इसको थोड़े देर के लिए मान भी ले तो वहां ओबीसी को आरक्षण ही नहीं मिलेगा। तो ये जो रघुवर दास की सरकार में जो 13-11 वाला जो कॉन्सेप्ट था जिलों वाला, वो क्या था? वो भी गलत था, वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। उन्होंने कहा क्या किया कि शेड्यूल एरिया में रिजर्वेशन को उन्होंने कह दिया कि 100% लागू करेंगे, जिसके चलते वो खारिज हो गया। सोनी कुमारी वाला मामला आप देखे होंगे, जीती। हाँ, उसके बाद इन्होंने एक अमर बावरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, क्योंकि मुख्यमंत्री इस फैसले को लेने के बाद जब हर जगह गए, खासकर पलामू में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनको काला झंडा दिखाया, विरोध हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तो अमर बावरी की अध्यक्षता में एक बावरी कमेटी का गठन हुआ जो राज्य
में बाकी जो जिले बचे थे जो 5वीं अनुसूची में नहीं आते, वहां का राय सम्मारी करके, तो उन्होंने कई दफा कई राजनीतिक दलों को संपर्क किया, लेकिन किसी ने लिखित नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ आजसू ने ही, पार्टी ने अब तक जितने भी बैठकें हुई है सर्वदलीय बैठक, उसमें आजसू पार्टी ने ही लिखकर अपना दिया है मंशा कि मेरा यही है कि मेरा खतियान मतलब क्या होना चाहिए स्थानीयता का परिभाषा। उस दौरान फिर अमर बावरी ने क्या किया कि 2400 जिला को रिजर्व घोषित करके 85 कट ऑफ डेट मान के, 85 एक आधार है, वैसे कई एक आधार है कि 10वां पास 12वां पास, इस तरीके का एक कोई भी परिभाषा नहीं हो सकता। तो उन्होंने भी यही कहा कि डोमिसाइल बाय ओरिजिन और डोमिसाइल बाय चॉइस को एक जगह ला दिया, कट ऑफ डेट 85 किया। अब वो भी गलत है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्यों? क्योंकि 100% रिजर्वेशन नहीं हो सकता। पर बीजेपी के उस समय का तर्क ये था राज्यपाल से फाइट करने का कि ये हमेशा के लिए कानून नहीं बन रहा है। देश का संविधान ये कहता है कि जो कमजोर तबका है उसको खास समय के लिए ऐसा हम कर सकते हैं, इसीलिए उसमें 10 और 20 साल का जिक्र है कि भाई हम 20 साल, अगले झारखंड में 20 साल तक जो, वो तो नहीं टिका ना। हाँ, वो नहीं टिका, लेकिन ये कहा गया कि तब तक हेमंत सोरेन की सरकार बन गई थी। हेमंत सोरेन अगर की सरकार सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से बात रखती तो ये वहां से जीता जा सकता था, ये कहते हुए, तर्क देते हुए कि सर हम ये लाइफ टाइम थोड़ी कर रहे हैं, हम 20 साल के लिए बोल रहे हैं कि अगर वही आधार ये लोग बना ले, हाँ, तो 10-20 साल के लिए, 25 साल के लिए इसको लागू नहीं, तो फिर उसमें क्या होगा, टेक्निकल पेज क्या होता कि अगर वो आधार को हेमंत सोरेन की सरकार, अगर रघुवर दास की वो आधार को बना के अगर सुप्रीम कोर्ट में उसको कहते कि ये कानून ठीक है, तो इसका मैसेज यही जाता सीधा राज्य में कि 85 का सपोर्ट कर दीजिए हमने। इस वजह से उसका फैसला आने से पहले वो निर्णय को, राज्य सरकार के निर्णय को हेमंत सोरेन ने ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया कैबिनेट से। इसीलिए आपको याद होगा कि 6 या 7 जो एग्जाम हो गए थे उसका रिजल्ट मतलब खत्म हो गया, फिर से उनका फॉर्म भराना पड़ा, फिर से कई तरह की चीजें हुई। देखिए इसमें दो चीज हम कहना चाहेंगे। जैसे वो बता रहे थे, छत्तीसगढ़ में इस तरह का कानून बनाया गया है 10 साल और 15 साल का। उसी आधार पर छत्तीसगढ़ से प्रभावित होकर रघुवर दास ने वो कानून बनाया था। एक तो ये विषय है, और दूसरा विषय है जो किसी जिले का ही व्यक्ति 100% उस जिले में नौकरी करे, इसका आदिवासी ईसाई मिशनरियां इसका भारी विरोध करती है। चूंकि मतलब एसटी संवर्ग में पढ़े लिखे ज्यादातर लोग ईसाई हैं और उनका दायरा बढ़ता है। मान लीजिए अगर खूंटी के कोई लड़का, अगर ईसाई लड़का या लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, अगर खूंटी के अलावा वो रांची में भी, सिमडेगा में भी, लोहरदगा में भी, दुमका में भी वो नौकरी चाहते हैं, इसलिए यह लागू कर पाना हमको लगता है बहुत मुश्किल हो। नहीं, वो तो ठीक है, ये पॉलिटिकल लाइन आप दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कानूनी तौर पे, जैसे पांडे जी जवाब दे रहे थे 100% रिजर्वेशन दे सकते हैं? कानूनी तौर पर जो बाबा बोल रहे थे 100% रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते, किसी भी तरीके से नहीं दे सकते। तो देखिए, चूंकि 16 प्रस्ताव है, डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुआ, उसको कट ऑफ डेट मान लिया। हाँ। अब इसमें एक टेक्निकल पेच ये हो जाता है कि आखिरी सर्वे सेटलमेंट को मानता है। जैसे आपको पता है बिहार में इतना दिन चला वैकेंसी, कहीं विरोध हुआ, क्योंकि बिहार का गठन ही जब हुआ था उस समय कोई इशू ही नहीं था। जैसे हमारे माँ पिताजी, दादा दादी बाल विवाह किए, पर समाज का हर कोई भोज खाया, उसमें हर कोई नाचा, क्योंकि वो परंपरा हो गई थी। पर जब भारत का संविधान बना तब उसने कहा कि नहीं, चाइल्ड मैरिज इज रॉन्ग। तो अब क्या हो रहा है कि अब कोई नहीं कर रहा है, अब उसके लिए आपको सजा हो सकती है। तो उसी समय इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी संशोधन किया, जबकि वहां पे क्या होता था कि टीचर में निकलता था तो टीचर शिक्षक वाला को वो लोग देते थे। बंगाल में क्या है, बंगाल क्या करता है कि ऐसा नहीं है कि वो आउटसाइडर नॉट अलाउड, वहां की भाषा को डाल दिया है कि जो इस भाषा का परीक्षा देगा, पास होगा, हम उसको ले लेंगे। इसमें प्रयास तो सरकार कर ही सकती है फिल्टर डालने का। आपको याद होगा कि
सदन के अंदर जो है हेमंत पार्ट 1 में सदन के अंदर बतौर नेता हेमंत सोरेन ने जो है कई दफे यह बात कही कि भाई ठीक है, जो खास करके 60-40 का जब ये चल रहा था कि 60-40 नहीं चलेगा और इस टाइप का जब नारा पूरे स्टेट में गूंज रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि इससे 60%, मैं तो यह प्रयास में हूँ कि 80% से ज़्यादा मैक्सिमम, मतलब कि 90% लोगों को जो है यहीं के लोगों को नौकरियां मिले। खैर सवाल तो ये है कि पहले नौकरी मिले, नौकरी आए तो पहले नहीं, जैसे 60% आज भी जैसे ये कर दिया पालन जो है वो कैलेंडर नहीं होता है, इसलिए कि अगर बच्चे हाईली क्वालिफाइड हैं हाँ और वो सब, उसमें सिर्फ एक ही नियम है कि जो रेट भरने का लगता है, मान लीजिए एसटी कैंडिडेट को, ओबीसी कैंडिडेट को या एससी कैंडिडेट को फी, एग्जामिनेशन फी कम रहता है, पर वो एज लिमिट का कुछ नहीं लेते और अच्छा मार्क्स लेके आते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट। चलिए अब ठीक है, लाइव अब लंबा हो रहा है। 16 प्रस्ताव है, जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे उस पर हम लोगों ने कोशिश की कि आपको जो है बताया जाए, समझाया जाए कि आखिरकार जेएमएम ने जो संकल्प लिया है वो सिर्फ राजनीतिक प्रस्ताव नाम तो है ही, वो सिर्फ राजनीति के लिए ही है या फिर अब तक उसका कुछ होना भी है। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।